बात करने के लिए हमारे बीच माननीय श्री शिवेंद्र कुमार मिश्रा जी हैं, जो सचिव हैं जिला विधिक प्राधिकरण, विधिक सेवा प्राधिकरण के देवरिया के, और मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा आप सीधे विषय में जाने से पहले मैं अपने टीम को कहूंगा कि वो एक छोटा सा 2 मिनट का वीडियो है दादी दादा फाउंडेशन के बारे में, वो ऑन एयर कर दें। हमारे देश में संस्कार है, बड़े बुजुर्गों का साया और आशीर्वाद हो तो जिंदगी में सफलता आपके कदम चूमती है। हमारे भारत में जॉइंट फैमिली का चलन रहा है, जहां दादी दादा के साथ मिलकर हम अब भी रहते हैं, परंतु पश्चिमी देशों की तरफ सांस्कृतिक झुकाव की वजह से हमारे जहन ये पीछे चला गया। दादी दादा बोझ लगने लगे, परंतु इसी संस्कृति को फिर से जीवंत किया एक एनजीओ ने, जिसमें श्री मुनि शंकर जी ने कार्य करते हुए दादी दादा फाउंडेशन बनाया, जिसमें हमें फिर से उस खूबसूरत भारतीय की तरफ ले जाने की कोशिश की, जिसमें दादी दादा बुजुर्गों की देखभाल करना और उनकी खुशियों का ध्यान रखना, जिससे हमें पता नहीं कहाँ छोड़ आए थे। और दादी दादा फाउंडेशन का एक ही मात्र संदेश है, चाहे पहने कोट पैंट, साड़ी या पहने खादी, चिंता मुक्त प्रसन्न रहे हम सबके दादा दादी। वृद्ध नागरिक के अधिकारों की करनी है रक्षा, स्वस्थ और सम्मान की उनके होती रहे सुरक्षा, करे सुनिश्चित मिलजुल कर हम सब उनकी आज़ादी, चिंता मुक्त प्रसन्न रहे हम सबके दादा दादी। वरिष्ठ नागरिक को भारत में मिलेगा ऊंचा बीड़ा, दादी दादा फाउंडेशन ने उठा लिया है बीड़ा, खड़ी है उनके साथ में भारत की पूरी आबादी, चिंता मुक्त प्रसन्न रहे हम सबके दादा दादी। अब सीधे हम लोग विषय पे आते हैं। हम सबको पता है कि भारत एक प्राचीन सभ्यता है, जिसमें वरिष्ठ नागरिक का हमारे परिवार में, हमारे समाज में हमेशा से बड़ा उच्च स्थान रहा है। लेकिन जैसे जैसे उदारीकरण का दौर प्रवेश करता है, हमारे यहाँ एकल परिवारों को बढ़ावा मिलता है, नोएडा, गुड़गांव और बेंगलोर, न्यू मुंबई जैसे सिटी बढ़ते हैं, ऐसे में हम बड़े मकानों से छोटे मकानों की तरफ जाने लगते हैं और तमाम ओल्ड एज होम की संस्कृति बढ़ती है। तो इस तरह से कई परिवर्तन है, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन पिछले 20-25 वर्षों में हुए हैं। कई विधिक सुधार भी हुए, पेरेंट्स मेंटेनेंस एक्ट आया, सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए उनके अधिकारों को करने के लिए विशेष न्यायालयों का गठन कई जगह किया गया। इन सब सारे विधिक पहलुओं को जानने के लिए, समझने के लिए हमारे साथ श्री शिवेंद्र मिश्रा जी हैं। शिवेंद्र मिश्रा जी अभी सचिव है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की। माननीय जज साहब, आप सीधे जो है विषय पे आए कि बताएं हमें कि क्या अधिकार है वरिष्ठ नागरिक के, कैसे उनके अधिकारों का जो है संरक्षण हो सकता है। माननीय जज साहब। दादा दादी या दादी दादा फाउंडेशन की तरफ से आज इस पवित्र दिन पे, पवित्र मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मातृ दिवस है। माँ की शक्ति के साथ हम सब एक बहुत छोटा शब्द माँ, लेकिन उसका बहुत बड़ा स्वरूप, इससे छोटा कोई शब्द नहीं और इससे बड़ा कोई स्वरूप नहीं। इसके लिए मैं आज यहाँ उपस्थित हुआ हूँ और आज का जो विषय है वो हम सबके बहुत ही ज्यादा एक दायित्व का विषय है। यह हृदय के नजदीक तो ही है, लेकिन इसके साथ साथ दायित्व का विषय है। यह विषय है कि हम सब अपने वरिष्ठ नागरिकों का क्या अधिकार दे सकते हैं, उनके प्रति हम लोग का क्या कर्तव्य है और उनको दिया हुआ संवैधानिक अधिकार या मौलिक अधिकार या विभिन्न अधिकार उनको कैसे प्राप्त होते हैं। यह सारे जो व्यवस्थाएं हैं वह अगर प्राचीन सभ्यता में हम चले तो गुरुकुल परंपरा हुआ करती थी। एक गुरु होते थे जिनके पास
राजा महाराजा से लेके और समस्त ऐसे व्यक्ति के बच्चे विद्यार्थी के रूप में जाते थे और उनके ही गुरुकुल में पढ़ा करते थे और उनसे जो शिक्षा और संस्कार प्राप्त करते थे, संस्कार से 25 वर्ष बाद अपने कार्य को आगे बढ़ाते हुए अपने जो दैहिक जीवन था उसमें कर्तव्य बोध करके कार्य करते थे। और व्यक्ति जो सिखाने वाला व्यक्ति हम लोग के साथ थे, वो गुरु से कुछ समय बाद वो वृद्ध हो जाते थे और वृद्ध होने के बाद जब यह जिसको संस्कार दिए गए या सिखाए गए हैं, वो उस गुरु का व्यवस्था या गुरु की एक जो सिखाई हुई बात या संस्कार की हुई बात थी, उसको लेकर आगे बढ़ते हुए उनका न सिर्फ सम्मान मान, जबकि उनके पोषण के लिए, उनके आवश्यकता के कार्य के लिए भी हमेशा तत्पर रहते। हमारे अगर जीवन में भी कहा जाए तो माता पिता हो या हमारे दादा दादी हो, वो समस्त ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो सीनियर सिटीजन के रूप में 60 वर्ष के बाद हो जाते हैं, उनकी सबकी व्यवस्था, कार्य और उनकी एक ध्यान देने की जो जिम्मेदारी होती है, उन समस्त व्यक्तियों के ऊपर होती है जो उनसे जुड़े हैं। अब यहाँ पर हम विभिन्न संवैधानिक पृष्ठभूमि की भी बात करेंगे। हम बात करेंगे विभिन्न विधिक जो कानून दिए गए हैं उसके अंतर्गत जो व्यवस्थाएं हैं उसकी बात करेंगे और हम बात करेंगे आप सबसे कि हमें क्या ये अवधारणा कितनी आवश्यक है। हम सब जानते हैं कि भारतवर्ष एक ऐसा देश है जिसमें संस्कार और सभ्यता इसकी मूल मंत्र है। यह कदापि हम बिना इसके यह जीवन की कल्पना भी हम नहीं कर सकते। हम सोच सकते हैं कि भारत के अंदर जो पद्धतियां हैं वह संस्कार है, वह भारतीयता है, वह अपनत्व है, वह लगाव है और शायद आज यह सत्य है कि भारतवर्ष की जो बेटियां हैं खास तौर पे अपनी दादी को या दादा को करती हैं और शायद अपने आप को सभी प्रस्तुत करती है भारतवर्ष की शक्ति की, जो खुद अपने आप में शक्ति की उपासक है। अगर कोई महिला है वो अपने आप में शक्ति की उपासक है, लेकिन वह जो स्नेह दादा दादी या माँ पिता को जो मिलता है उनसे, वो बहुत अद्भुत रहता है, वो बहुत अलग रहता है और शायद यह कार्य और व्यवस्था जो है वो अपने आप में अलग है। तो हम इस प्लेटफॉर्म पे या इस व्यवस्था में कह सकते हैं कि शायद उनके अधिकार की बात जब भी हो तो साथ में हमारा दायित्व जुड़ा हुआ है। अगर किसी के अधिकार की बात करते हैं तो एक दायित्व का बोध होता है, क्योंकि किसी का अधिकार एक दूसरे व्यक्ति के लिए दायित्व होता है और वह अधिकार और दायित्व की जो प्रतिमूर्ति होती है, इन दोनों के कार्य पद्धति से ही किसी भी व्यवस्था का बनता है। और शायद आज हम लोग उसी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुए हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा। मैं यहाँ बीच में टोकता हूँ। अच्छा कार्य एक आयस वर्किंग दादी दादा फाउंडेशन के निदेशक श्री मुनि शंकर जी कर रहे हैं। यह लगातार उन व्यक्तियों की बात करते हैं जिन्होंने कभी हम सबको चलना सिखाया, उंगलियां पकड़कर चलना सिखाया हो, या हम सब के लिए बोलने की जो वाणी हम सबके मुखार बिंदु से निकलती है, वो वाणी भी हमारे उसी अग्रजों ने हम सबको सिखाया है, उन्हें मातृशक्ति ने हम सबको सिखाया है, उसी वरिष्ठ जनों ने हम सबको सिखाया है। और शायद हमें भूलना नहीं चाहिए कि उनका हम आज पूरा सोशल मीडिया मातृ दिवस के लिए समस्त पेजों पे आज मैं देख रहा था कि उनको अभिवादन कर रहा है, लेकिन ये प्रत्येक दिन हम लोग के लिए मातृ दिवस है, प्रत्येक दिन हम लोगों के लिए पितृ दिवस है, प्रत्येक दिन हम लोगों के लिए उनको सम्मान और मान के साथ उनके स्वाभिमान को आगे बढ़ाने का दिवस है। एक दिवस नहीं है, ये सिर्फ आज का दिवस नहीं है, ये तो उनके लिए प्रत्येक दिन है, जिन्होंने उनकी वजह से सारी ये साम्राज्य है, ये व्यवस्था है, ये गुलशन है। और शायद हम उन माता पिता के लिए अगर कुछ कर सकें तो यह हम लोगों के लिए सबसे बड़ा हम लोग का एक धर्म होगा, एक व्यवस्था होगी। कहने के लिए कहा गया है कि मैं मानता हूं कि आप गरीब घर में पैदा हुए होंगे, लेकिन प्रयास ऐसा करिए कि माता पिता आपसे अमीर होकर दिखाएं। यह आपकी शक्ति और ताकत होनी चाहिए, यह व्यवस्था होनी चाहिए कि उनकी एक शक्ति बने, आप उनके लिए पथ प्रदर्शक बने, उनके लिए एक शक्ति और एक केंद्र के रूप में बने। अगर हम भारतीय संविधान की बात करें तो भारतीय संविधान के राज्य नीति निर्देशक तत्व के आर्टिकल 41 में अनुच्छेद 41 में स्पष्ट कहा कि राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वे अपने नागरिकों और खास तौर पर वरिष्ठ नागरिकों की व्यवस्था के लिए ऐसा कार्य करे
जिससे उनके विभिन्न पॉलिसी के माध्यम से उनकी व्यवस्था हो सके। और यही बात अनुच्छेद 47 में, आर्टिकल 47 में यह बात भारतीय संविधान ने लिखित किया और स्पष्ट किया, निर्देशित किया राज्य सरकारों को कि आपकी यह जिम्मेदारी बनती है कि वरिष्ठ नागरिकों को उनकी व्यवस्था के अनुरूप एक बेहतर और अच्छे नागरिक के रूप में उनका कार्य करें। मैं जानता हूं कि मुझे बहुत लगातार सब लोग बहुत दूर से देख रहे हैं, जो ऊपर भी हमारे साथ हैं, अद्वितीय हैं, लेकिन यह जो पूरा कार्यक्रम आज व्यवस्था है ये उन लोगों के समर्पित है जिन व्यक्ति को हम लोगों की आवश्यकता है। बुजुर्गों को, उन बड़े व्यक्तियों को, उन वरिष्ठ नागरिकों को हम सब की आवश्यकता उन सबको है और इसलिए अपने कर्तव्य को सोचना होगा, हमें आगे आना होगा और एक व्यवस्था के क्रम में उनके साथ मदद करनी होगी। शिवेन सर, मेरा आपसे सीधा सवाल है, सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कुछ निर्णय दिए हैं वरिष्ठ नागरिकों के अधिकारों को लेके। उन्होंने कुछ मुंबई ओल्ड एज होम और वर्सेस महाराष्ट्र सरकार का विषय था, जहां तक मुझे विषय याद आ रहा है, उसको बड़ा सरल भाषा में एक तरह से सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक कानून के रूप में भी सर्वोच्च न्यायालय ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अपने विभिन्न वर्डिक्ट में ये क्लियर किया कि जो भी ऐसे वरिष्ठ नागरिकों का है, सबसे पहले जो माता पिता एवं वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 है, यह अधिनियम 56/2007 है, जो 29 दिसंबर 2007 को पूरे भारत में एक साथ लागू हुआ है और इसके अंतर्गत वो समस्त व्यक्ति जो 60 वर्ष के ऊपर है वह वरिष्ठ नागरिक है और उसके व्यवस्था का क्रम हो समस्त व्यक्ति जो उससे जुड़ा हो, वो पुत्र हो या पुत्री हो या पौत्र हो या पौत्री हो, उनको समस्त व्यक्तियों को, उनके ऐसे व्यक्ति जो अपने भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है या अपनी संपत्ति से अपनी व्यवस्था करने में सक्षम नहीं है, उन समस्त व्यक्तियों के भरण पोषण का दायित्व माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अपने फैसले में, बिहार के फैसले में महाराष्ट्र सरकार वर्सेस ओल्ड एज होम में किया है और स्पष्ट किया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कि समस्त जिलों में, प्रत्येक जनपद में ये राज्य सरकार को ये निर्देशित किया है कि प्रत्येक जनपद में एक ओल्ड एज होम बनेगा और उसकी व्यवस्था राज्य सरकारें अपनी तरफ से करेंगी और यह व्यवस्था के अंतर्गत उन समस्त वरिष्ठ नागरिकों का या वृद्ध जनों का जिनका अपना कोई व्यक्ति नहीं है या जो ऐसा व्यक्ति जो अपनी जो व्यवस्था है उससे भरण पोषण अपना नहीं कर पा रहा है, वो समस्त लोग और व्यक्ति उस ओल्ड एज होम में पहुंचेंगे, रहेंगे और सरकार इसकी व्यवस्था करेगी। यह विभिन्न और भी माध्यमों से गवर्नमेंट ने समय समय पे किया है। अगर हम दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी की धारा 125 की बात करें तो ये कहीं ना कहीं से एक बहुत अलग उसमें भरण पोषण के लिए व्यवस्था की गई है कि पुत्र और पुत्री समस्त का ये दायित्व है कि वे अपने ऐसे समस्त माँ पिता या अपने से संबंधित ऐसे व्यक्ति जिनका इस तरह की दिक्कतें हैं, उनके भरण पोषण का एक राइट है और दे कैन क्लेम इन द कोर्ट डायरेक्टली अंडर सेक्शन 125 सीआरपीसी। और यही नहीं, हिंदू दत्तक एवं भरण पोषण अधिनियम के अंतर्गत भी धारा 20 है, उसके अंतर्गत धारा 20 ने स्पष्ट किया है कि अगर कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि पुत्र या पुत्री हो, वह अपने गार्जियन और खासतौर पे माता पिता के भरण पोषण के लिए वो क्लेम बनता है उनका कि वो भरण पोषण उनका करे, उनकी व्यवस्था को देखे, उनकी मदद करे और जहां पे भी आवश्यकता हो उनको अपने साथ रखे। यह सारी चीजें और वर्डिक्ट माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने और विभिन्न विधिक अधिकारों के साथ काम करने वाले व्यक्तियों ने लगातार करते रहे हैं और लगातार कर रहे हैं। यह आज यह सोचने का विषय भी है कि अगर हम एक तरफ अनुशासन की बात करते हैं, एक तरफ हम अच्छे कार्य की बात करते हैं, संस्कार की बात करते हैं और दूसरे तरफ सरकारों को और माननीय सर्वोच्च न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय को लगातार यह कहने की आवश्यकता पड़ रही है कि उनके लिए ओल्ड एज होम की बनाने की व्यवस्था की जाए, वृद्धों के वृद्धा पेंशन के लिए या वृद्धावस्था में उनके रहने के लिए घर बनाने की व्यवस्था की जाए, तो शायद यह कहीं ना कहीं दोनों दो विपरीत चीजें हैं। तो हमारे ये संस्कार या कार्य या व्यवहार या आचरण या कहीं ना कहीं थोड़ा कमी हम सब में हुई है। आदेश या निर्देश देने का क्रम शुरू हुआ है और जब जब कोई भी कार्य या व्यवस्था होती है उसमें हमेशा जो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है या माननीय उच्च न्यायालय है, जो न्याय के प्रहरी हैं, जो संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत
हमेशा सी एंड वॉच की व्यवस्था जो उसके अंतर्गत है कि वो देखेंगे कि ऐसी कोई भी ऐसी दिक्कत हो तो उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए। सर मैं फिर से आपको आभार देता हूं। साथ ही मैं ये आपको अभी ये चूंकि कोरोना का ये लगातार दौर चल रहा है, कोरोना से पूरी आबादी हमारी एक तरह से घरों में रहने को विवश है। अभी आज ही मैं सुबह वाशिंगटन पोस्ट और वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि कनाडा और यूएसए में सबसे ज्यादा मौतें ओल्ड एज होम में हुई। भारत में भी लगभग 1200 से ज्यादा ओल्ड एज होम है, जिसमें 12 से 13 से संक्रमित भी हो चुके हैं। अहमदाबाद, चेन्नई के कुछ ओल्ड एज होम संक्रमित भी हुए हैं। लेकिन जो वरिष्ठ नागरिक अपने घरों में रह रहे हैं, उनके मानवाधिकार, उनको किस तरह से उनके परिवार वाले ट्रीट करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि ऐसी स्थिति में सबसे ज्यादा जो मेंटल टॉर्चर या घरेलू हिंसा के शिकार होते हैं। आपने तो लोक अदालत भी अदालतों का भी संचालन किया है, तो आप अनुभव के आधार पर बताएं किस तरह के मामले आते हैं और उसको किस तरह से जो है उनको अवेयर किया जाए कि ऐसे मामले समाज में न हो। प्रश्न ये आया है कि ऐसे समस्त वरिष्ठ नागरिक जो घरों में रह रहे हैं या उनको अपने दिक्कतों का सामना करना पड़ा इस प्रकार का, किसी भी उनके मानवाधिकार के हनन का विषय हो या कोई घरेलू हिंसा का विषय हो, तो उसके लिए जो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है विभिन्न जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत। और उस हेल्पलाइन नंबर से आप कहीं से भी बैठे बैठे किसी भी प्रकार से आप उससे सीधे संपर्क करके उनसे मदद ले सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं, जिस भी राज्य में आप हैं, अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं तो यूपी सालसा, आप जैसे ही यूपी सालसा SALSA आप जैसे ही लोड करेंगे, उसमें जो हेल्पलाइन नंबर्स हैं वो लिखकर आ जाएंगे और आप उनसे अपनी बातों को बताएंगे, तो जो भी जिले में या जिस स्थान पे भी आता है मदद मिलेगी। दूसरा, अगर आप यूपी से बाहर हैं तो वहां पे जो भी, अगर MP में है तो MP सालसा, ऐसे करके पूरे देश में एक साथ लोगों की मदद और सहायता के लिए टीमें लगी हुई हैं। उनके मानवाधिकार, क्योंकि मानव जहां पे भी रहता है, जहां पे भी मानव शक्ति रहती है, उसका मानवाधिकार हमेशा उसके साथ रहता है। जहां पे भी कोई व्यक्ति रहता है, उसकी जो भी जीवन जीने का अधिकार है वो उसको मिलता है। भारतीय संविधान के आर्टिकल 21 ये स्पष्ट कहता है कि व्यक्ति को जीवन चाहने या दिक्कत हो तो सीधे आवेदन हैं, या जो भी इस तरह की वहां पे हेल्पलाइन नंबर है, आप जाकर वहां पे देखकर उनकी मदद कर सकते हैं। मेरे साथ बहुत लोग जुड़े हैं, मैं सबको धन्यवाद देना भी चाहता हूँ। संदीप जी हैं, प्रेमनाथ त्रिपाठी जी हैं, विजय जी हैं, रश्मि शुक्ला जी हैं, लगातार मुझसे जुड़ रहे हैं लोग। और इस पूरे बड़े परिवेश में जहाँ पे हम अपने बड़े बुजुर्गों की बात कर रहे हैं, जहाँ पे हम उनके सम्मान की बात कर रहे हैं, जहाँ उनके अधिकार की बात कर रहे हैं, तो हमको समझना होगा कि एक दायित्व जो बोध होना चाहिए हम पुत्रों को, बच्चों को, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, अगर वो दायित्व बोध हम सबको हो जाए तो दिक्कत अपने आप समाप्त हो जाएगी। तो इसलिए आज यह बड़ा स्वरूप भी है कि क्यों ना हम इस बड़े व्यवस्था में, इस काम में और व्यवस्था के अंतर्गत इसको और बेहतर करने की कोशिश करें। और शायद यह विभिन्न पहलू पर अगर हम पूरी तरह से गौर करें तो शायद यह एक अलग व्यवस्था है, एक अलग सोच भी है कि हम अपने बड़े बुजुर्ग जो कि आज अपने शरीर की क्षमता से या अपने न चल पाने, न फिर पाने की अवस्था से, या ऐसी अवस्था में है जहां आपकी आवश्यकता है, जहां आपको मदद करने की आवश्यकता है, अगर उस व्यवस्था के अंतर्गत हम उनकी मदद करने के लिए अपने आप को सक्षम पाते हैं, तो ये ईश्वर की भी शक्ति आपके साथ है। ईश्वर ने आपको उस शक्ति के साथ बनाया है कि आप अपने बड़ों का, अपने उन लोगों का जो आपकी मदद कर सकते हैं, उनकी मदद करें, सहायता करें, जहां पे भी हो। सरकार तो मदद करेगी ही करेगी, लेकिन व्यक्तियों का भी यह दायित्व है। जैसा मैं आपसे विनीत करूंगा कि लोक अदालतों में किस तरह के मामले आते हैं, थोड़ा उस पर प्रकाश डालें। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय लोक अदालत में जितने समझौते के मामले हैं, जो भी हम लोग आपस में समझौते के आधार पर मामले कर सकते हैं, उसमें बैंक से अगर कोई मामला आपका हो, आपका विद्युत से कोई मामला हो, जल का मामला हो, व्यवस्था के अंतर्गत अन्य कोई मामले हैं, वो सारे मामले, या परिवार का कोई मामला है जिसमें झगड़े हैं परिवार में आपस में, वो विवाद जो समझौते से समाप्त हो सकते हैं, वो विवाद जो एक साथ बैठकर बातचीत करने से अगर समाप्त हो सकते हैं, वो सारे मामले राष्ट्रीय लोक अदालत में आते हैं। और अभी 11 जुलाई को
एक बड़ा राष्ट्रीय लोक अदालत का एक कार्य है। इसमें ऐसे समस्त लोग जिनका कोई भी विषय या मामला है वो सीधे अपने मामले को वहां पे जिले में स्थापित जो केंद्र है जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उसके अंतर्गत जो लगते हैं राष्ट्रीय लोक अदालत, उसमें जा सकते हैं और पूरी मदद होती है। एक और बात आपको मैं बताऊंगा कि उस राष्ट्रीय लोक अदालत के द्वारा दिए गए फैसले का कहीं अपील नहीं होता, वो नॉन अपीलेट फैसले होते हैं। यानी कि एक बार अगर समझौता हो गया और फैसले आ गए तो उसके बाद आपका कहीं पे भी कोई उसका अपील होने की संभावना नहीं रहती है, वह बिल्कुल स्पष्ट रहता है। इसलिए समझौते के आधार पे जो काम होते हैं, व्यवस्था होती है, ये बहुत अच्छा रहता है और यह काम राष्ट्रीय लोक अदालत के क्रम में हम सब भी कर रहे हैं। लेकिन एक चीज मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर कि जो भी ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर ने हम सबको मानव शरीर के रूप में यहाँ धरा पर भेजा और जब एक व्यक्ति हमको अपना गार्जियन या माँ कह दे या पिता कह दे, उसके स्वरूप में हम सबको भेजा, तो हम भी कभी माँ या पिता बनते हैं। तो अगर हम आज अपने माँ पिता का आशीर्वाद लेंगे, उनका सेवा करेंगे, उनकी व्यवस्था देखेंगे, तो कल के डेट में पिता के रूप में या माँ के रूप में आपका पुत्र आपको भी उतना ही स्नेह और सानिध्य देगा जितना आप दे रहे हैं। तो यह एक तरह से सर्किल है, आप जैसा बनेंगे, जैसा करेंगे, वैसा पाएंगे। इसलिए यह जरूरी है उन व्यक्तियों के लिए जो पिता और माँ को या अपने वृद्धों को या अपने जनों को यह सोचते हैं कि यह वृद्ध हो गया, किसी काम के नहीं है। तो शायद इस प्लेटफॉर्म से मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा नहीं है। वो उम्र के उस दहलीज पर हैं, वो ऐसे पड़ाव पर हैं जहां उनके अनुभव आपके लिए एक शक्ति का काम करेगा, उनका अनुभव आपके लिए एक व्यवस्था का काम करेगा और आप इतना आगे चल सकते हैं। शायद वह जीवन के उस आधार स्तंभ पे पहुंच सकते हैं जहां पर आप बहुत प्रश्न लेना चाहूंगा। हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं, राहुल शर्मा सर हैं, दोनों लोगों के प्रश्न है। राहुल जी, आप सबको अनम्यूट कर दिया जाए। राहुल जी अपना प्रश्न कीजिए। राहुल शर्मा सर। हाँ जी, मेरा सवाल ये है कि अभी जिस परिस्थिति में अभी जो जितने भी कोर्ट के इश्यूज हैं वो सारे ऑनलाइन तरीके से सुने जा रहे हैं, तो इस स्थिति में जो हम वरिष्ठ नागरिकों की बात कर रहे हैं वो अगर ऐसे पार्टिसिपेट करना चाहें या उनका कोई अगर इशू या दिक्कत हो, उनके लिए दो तरीके से कठिनाई है। पहला तो ये कि वो शायद इस तरह से तकनीकी उसमें बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, और दूसरा अगर आपकी वही परिवार में ही अगर दिक्कत है और आप उसी परिस्थिति में आपको अगर अपनी बात रखनी पड़े तो उनके लिए वो और भी ज़्यादा कठिनाई हो सकती है क्योंकि सब लोग वहीं पर ही होंगे। थैंक यू। एक प्रश्न है, एक दूर से हमसे पूछा जा रहा है कि ऐसे व्यक्ति जो आज के परिवेश में कहीं पे रह रहे हैं और उनको दिक्कत हो, तो उनके लिए अभी क्योंकि कोर्ट्स और सारी व्यवस्था एक तरह से इस कोरोना वैश्विक महामारी की वजह से लॉकडाउन पीरियड में दिक्कतें हैं, उनके लिए तत्कालिक उपाय क्या है? मैं आपको बताऊंगा राहुल जी कि पूरा उपाय है। कोई ऐसा व्यक्ति है वो तुरंत अपने मोबाइल से या उससे कहीं से भी एक जिस भी स्टेट में है, जिस भी राज्य में है, सीधे उस पे जो वहां का राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है या स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसके नंबर पे सीधे फोन करें, वहां वो व्यक्ति पहुंचेंगे आप तक और आपकी मदद करेंगे। दूसरा और एक जो जरूरी चीज ये है कि अगर आप कभी भी कहीं पे भी रहते हैं तो आस पास ऐसे कुछ लोग होते हैं जो प्रतिनिधि के रूप में आपके होते हैं और आज भी लॉकडाउन पीरियड में वो लगातार आपके संपर्क में है। तो आप ऐसा नहीं है कि व्यवस्थाएं कहीं रुकी हुई हैं, आप उनसे सहायता ले सकते हैं, उनसे मदद ले सकते हैं और जो भी इस तरह की चीजें हैं उससे आपकी व्यवस्था और क्रम बनेगा। लेकिन जो विषय मैं रख रहा था वो पुनः उस विषय पे मैं एक चीज बोलूंगा कि हम सब का यह दायित्व है कि अपने आने वाली पीढ़ी का, अपने आने वाले वो समस्त व्यक्तियों का जो हमारे लिए, हम उनके लिए आदर्श हैं, तो शायद मेरे लिए जो आदर्श है उसका सम्मान जब हम करेंगे तो शायद हमें जो आदर्श मानता हो वो मेरा स्नेह मुझे देगा, मुझे सम्मान करेगा, मुझे मान करेगा और शायद यह चीजें जो है उस पूरे जीवन के लिए, क्योंकि कुछ ऐसे लोग होते हैं, आप देखो घरों में जिसके जो भाग्यशाली होंगे, दादी होंगी, दादा होंगे, जो भाग्यशाली हैं, जिनके घर में वृद्ध है,
आप एक चीज और समझो, अगर पौराणिक विषय पे हम बात करें, पवित्रता पे बात करें, और अगर धार्मिकता पे बात करें, अगर हम पुरातन प्राचीन शैली पे बात करें, तो वृद्ध का मतलब ही वृद्धि से होता है। जिस घर में वृद्ध है उस घर में वृद्धि है, जिस घर में ऐसी सेवा भावना है वो घर आगे बढ़ता है। इसलिए अगर कोई वृद्ध है तो आप यह अपना संस्कार समझिए कि आपको मौका मिला है उन तक पहुंचने का, उनका आशीर्वाद लेने का। और इसलिए इस पूरे व्यवस्था के अंतर्गत यह चीजें जो एक अच्छे ढंग से और बेहतरीन तरीके से हम कर सकते हैं, तो हम इसको समझ कर करें। और एक चीज और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारे साथ पुष्पेंद्र जी हैं, पुष्पेंद्र जी रिनाउंड चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं। पुष्पेंद्र जी, आप अपना प्रश्न कर सकते हैं। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ पुष्पेंद्र जी बताइए। हाँ जस्सा। हेलो। हाँ या ना बताना। हाँ हाँ जस्सा, आ रही है आवाज? हेलो। हाँ, मेरा सवाल ये है सर, जैसे लोकल लेवल पे क्या होता है कि गांव में या छोटे छोटे कस्बों में, वहाँ पे क्या होता है कि जब बुजुर्गों को इस तरह की समस्याएं होती हैं, जैसे उनके घर वाले बहू हो या बेटे हों, उनको वो प्रॉपर केयर नहीं करते हैं या उनको खाना नहीं खिलाते हैं, जिस तरह की भी उत्पीड़न होती है उनके साथ, ठीक है, या कोई पेंशन भोगी बुजुर्ग हैं, वो अपने पैसों का मतलब अपने अनुसार वो चीजों को यूज नहीं कर पाते हैं, तो उस केस में जैसे लोकल लेवल पे अगर उनको बुजुर्गों को अगर कहीं लोकल लेवल पे संपर्क करना हो, जो न्यायिक प्रक्रिया है उसके थ्रू उनको जाना हो, तो वो कहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, मतलब लोकल लेवल पे कहीं भी, जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे? बिल्कुल बिल्कुल। बहुत अच्छा प्रश्न है कि अगर कोई व्यक्ति गांव में है या नगर में है, उसको कोई दिक्कत हो रही है, तो वो कहाँ पे भी जाकर अपनी शिकायत, अपनी बात कर सकता है। तो उसके जो भी जिस विभाग की शिकायत है उस विभाग में उसके लिए एक ऑलरेडी हर विभाग में वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से व्यवस्था बनाई गई है। अगर मैं बैंकों की बात करूं तो बैंकों में भी वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक अलग से उनके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको सॉर्ट आउट करने के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है। या जो भी ऐसा अगर कलेक्ट्रेट में या शासन स्तर पे है तो वहां पे भी इस तरह का कोई व्यक्ति एक रहता है जो वरिष्ठ नागरिकों की बात को सुनता है। रेलवे में भी इस तरह की व्यवस्था बनाई गई है जिसमें वरिष्ठ नागरिकों को कोई दिक्कत होती है तो तुरंत वहां पे संपर्क कर सकते हैं। हर विभाग में है। लेकिन अगर कोई उससे इस तरह की और दिक्कत हो तो जिले में एक जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रत्येक जिले में है। आप सीधे वहां जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में एप्लीकेशन देकर आप उनसे यह बात रिक्वेस्ट कर सकते हैं या कह सकते हैं कि ये दिक्कतें हैं। और आपको मैं बताऊं एक बहुत अच्छी चीज कि जो भी व्यक्ति है आज बड़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, वरिष्ठ नागरिकों के लिए सरकार या शासन या माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के जो भी वर्डिक्ट आए हैं उस पर क्विक रिस्पॉन्स है, उस पर लगातार काम हो रहा है और लोगों को लगातार यह देखा जा रहा है कि उनको दिक्कतें ना हो। और इसलिए आज के परिवेश में जो लगातार रिपोर्ट्स आ रही हैं उस रिपोर्ट्स में जो दिक्कतें आ रही हैं उसका जो सॉर्ट आउट परसेंटेज है वो मोर देन 95% सॉर्ट आउट है। तो इसलिए और भी ज्यादा, और भी जो एनजीओज हैं, हम यहाँ पे ये भी बात करेंगे कि जो स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो भी बहुत बढ़ चढ़कर इसमें काम कर रही हैं। लगातार उनसे संपर्क में, उन्होंने अपना हेल्पलाइन नंबर जारी किया, वहां पे भी हम मदद ले सकते हैं, उनका भी सहायता ले सकते हैं। और एक चीज और, सहायता के साथ साथ यह जरूरी हो जा रहा है कि जब भी हम कोई व्यक्ति, और थोड़ा सा हम वृद्धों के लिए भी एक बात करेंगे, हमें बहुत ऐसे बड़े लोग सुन रहे होंगे, ऐसे बहुत वरिष्ठ नागरिक हमको सुन रहे होंगे, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि बहुत छोटी विषय में भी आप जो बच्चे हैं या जो अब धीरे धीरे काम कर रहे हैं उनको हर जगह आप रोकते या टोकते हैं। मैं आपसे कहना चाहूंगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से कि थोड़ा सा उनके साथ एक ऐसा उनके कार्य पद्धति में थोड़ा हौसला अफजाई करें, उनको एक मुकाम पर पहुंचने में, एक काम में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करें। और यह तब आपको महसूस होगा कि जो व्यवस्था है वो कितना आसान हो जा रही है, क्योंकि हम अपने स्तर से सोचते हैं चीजें बहुत बदली हैं, इस नए स्वरूप में चीजें बहुत बदली हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि हम सब इस चीज को इस तरह से देखें कि हमारी जो व्यवस्था है वो हमारे लिए ही है। इसलिए आपसे मदद, सहायता और इस तरह का एक आशीर्वचन की भी आवश्यकता होती है, खासतौर पे युवाओं और नौजवानों को। तो आप यह ध्यान रखें कि हम सब भी एक प्रश्न के लिए एक मेरे मन में एक प्रश्न आया इसी से जुड़ा हुआ कि कई जगह हमें कुछ विधिक सुधार करवाने हैं, जैसे कोर्ट की फीस है,
कोर्ट की फीस, कई बार सिविल के मामले होते हैं, जो पिता होता है वो अपने बेटे के खिलाफ लड़ा है, ऑलरेडी उसके पास पैसे नहीं होते हैं। अभी हाल ही में जो रिटायर्ड जस्टिस गुप्ता ने कहा कि ये जो हमारी न्यायपालिका, इसमें रईस जादों की ज्यादा सुनी जाती है। तो ऐसे मसलों में क्या कोई सुधार लाया जा सकता है कि वरिष्ठ नागरिकों को कोर्ट के फीस और जो कोर्ट के तमाम खर्चे उससे मुक्त किया जा सके? ऐसी कोई प्रावधान या ऐसा कोई सहायता या वो संभव है क्या? गरीबों के लिए, जो गरीब लोग हैं, प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा नियम है जिसमें उनकी कोर्ट फीस क्या, तो उसमें है। जो गरीब लोग हैं, गरीब का एक परिभाषा बनाया गया है जिसमें ऐसा व्यक्ति जिसकी इतनी जमीन इस तरह का, तो उसमें अगर वो व्यक्ति उस क्राइटेरिया में आता है तब तो उसके लिए छूट है। अगर इस तरह की कोई भी ऐसी परेशानी है तो सीधे जिले में, मैं सीधे से बता रहा हूँ कि न्यायालय के अंतर्गत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण होता है, तो वो आप अपनी कोई भी दिक्कत इस तरह की है, विधिक कोई भी दिक्कत है, विधिक या किसी भी प्रकार की सेवा से जुड़ा हुआ कोई भी मामला, तो सीधे आप जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में संपर्क करें, आपकी सीधे मदद होगी। और यह मदद आपको आपकी सेवा कार्य और एक व्यवस्था के अंतर्गत होगा। यह बिल्कुल आपके लिए बहुत अच्छा एक व्यवस्था रहेगी। लेकिन मैं एक चीज और फिर इस प्लेटफॉर्म पे कहना चाहूंगा कि आप समझो कि जो व्यवस्थाएं आज हैं, वह व्यवस्थाएं आज क्यों इस तरह से आई कि कोई भी वृद्ध या वरिष्ठ नागरिक जो है उसके पास इतनी व्यवस्था भी नहीं कि कोई उसके साथ उसकी मदद कर सके। हम जब इतने युवाओं के देश में रहते हैं, एक युवा शक्ति हम सब है, और तब हम सब के रहते हुए इस तरह की अगर दिक्कतें आ रही हैं तो शायद वहां आसपास रहने वाले लोगों को भी ये सोचना होगा। इसलिए गांव में, जो गांव से मुझे सुन रहे हैं, उन सबको मैं आह्वान करता हूं कि अपने गांव में देखें कि ऐसा कौन ऐसा व्यक्ति है जो बिल्कुल निरीह है, जो बिल्कुल अचलस्त है, बिल्कुल परेशान है, उसकी आप मदद करें, उसकी आप सहायता करें। ऐसा व्यक्ति जो आपकी मदद के लिए अगर है आगे, तो उसको ध्यान दें, उसका एक बिल्कुल सहायता करते हुए आगे बढ़े, और यह वह सहायता, वह मदद आपके लिए वरदान साबित होगा। आप उसके आशीर्वाद से, उनके आशीर्वाद से आप बहुत एक अलग शक्ति की तरफ चलेंगे, एक ऐसे कार्य में चलेंगे जो व्यवस्था के अंतर्गत है। क्योंकि हम बिना साथ के, बिना एक दूसरे के व्यवस्था के हम आगे नहीं बढ़ सकते। अगर हम उम्र में युवा हैं तो वे अपने कार्य पद्धति, अपने अनुभव से उन्होंने सीखा है अपने जीवन को, इसलिए उनसे सीखें हम और उनके अनुभव को। है। और एक प्रश्न सिंगापुर से, अपने प्रयागराज के ही रहने वाले अविनाश द्विवेदी जी, आजकल सिंगापुर रहते हैं, क्या 70 वर्ष, क्या जो ऐसे वरिष्ठ नागरिक जो 70 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं, उनको हम मिनिमम इनकम गारंटी या मिनिमम ऐसा कोई कर सकते हैं? हालांकि ये जो सुधार है वो कार्यपालिका का विषय है, लेकिन आपसे ऐसे समस्त व्यक्ति है, तो क्या ये आर्टिकल 41 इसको कवर करता है क्या कि मिनिमम इनकम लेवल 6? ऐसे समस्त व्यक्ति जो एक उम्र के ऊपर हैं, 60 वर्ष के ऊपर हैं, और किसी भी व्यवस्था के अंतर्गत उनको कहीं से भी कोई पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है या उनको कोई व्यवस्था नहीं है, तो उसके लिए वृद्धा पेंशन और विभिन्न ऐसे पेंशन की व्यवस्था गवर्नमेंट के द्वारा है, जिसमें उनको एक सहायता राशि दी जाती है। और उसके साथ ही साथ अलग अलग व्यवस्था के क्रम में भी उनका लगातार ध्यान दिया जाता है। जो भी व्यवस्थाएं आती हैं उसमें सबसे पहले उनको एक मदद और सहायता के लिए गवर्नमेंट तत्पर रहती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए एक व्यवस्था के क्रम में भी जो हमारा अधिनियम है, उसमें भी ये स्पष्ट है कि अधिनियम में गवर्नमेंट ये ध्यान रखे कि उनके भोजन से लेकर उनके पोषण तक, और यह पूरा व्यवस्था एक इस तरह से है जिसमें जिले स्तर पे यह पूरी चीजें, और ये ध्यान दिया जाएगा जिले के प्रशासन के द्वारा कि कोई वृद्ध व्यक्ति या कोई ऐसा वरिष्ठ नागरिक कहीं पे भी कोई परेशानी का सबब उसको ना हो, उसको कोई दिक्कत ना हो। और यह चीजें और यह व्यवस्था कहीं ना कहीं एक मदद के स्वरूप में भी रहती है। मैं आपसे, जो मेरी हृदय की बात है, जो जिससे हम लोग काम कर रहे हैं, उस पर यह है कि हमारे जो राष्ट्रीय लोक अदालत होते हैं उसमें ऐसे समस्त वृद्ध आते हैं जिनका बहुत वर्षों तक ऐसे बीमा कंपनी या बैंकों से लोन लेकर उनको दिक्कतें हुई रहती है, और उनका कोई भी जो मामले रहते हैं वो सॉल्व नहीं होते। और ऐसा हम लोग लगातार ये प्रयास भी करते हैं कि उस राष्ट्रीय लोक अदालत के विषय पर या उस प्लेटफॉर्म पे उनका मामला सॉल्व हो और वो वहां से हंसते हुए घर जाए। और शायद यह
अच्छा भी लगेगा कि हम सब ने इसमें काफी प्रयास में सफलता भी पाई है। तो आगे और भी इस बड़े प्लेटफॉर्म से, अन्य माध्यमों से हम वरिष्ठ नागरिकों के लिए जो हमारा कर्तव्य है, या जो भी संविधान ने हम सबको दायित्व दिया है, या खुद हमारे संस्कार ने हम सबको जो दायित्व दिया है, या जो जिसने हमें सिखाया, जिसने हमें चलना सिखाया, जिसने हमें पढ़ना सिखाया, जिसने हमें खेलना सिखाया, जिसने हमें जीवन के हर वो मूल मंत्र दिए जिसको लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं, उनका ध्यान अगर हम नहीं रखेंगे तो रखेगा कौन? अगर उनका आशीर्वाद अगर हमें प्राप्त नहीं होगा तो होगा किसको? और शायद यह बहुत अच्छा और पवित्र दिन भी है कि आज हम जब राष्ट्रीय मातृ दिवस, हम वुमेन जो मदर्स डे की तरफ बात करते हैं, तो शायद यही वो पद्धति है जिसमें खास तौर पे महिला शक्ति जो है वो हमेशा इस पूरी शैली को लेकर चलती हैं, और घरों में जो वृद्ध होते हैं उनका ध्यान बहुत ज्यादा देती है। और इसलिए आज भी यह चीज बहुत अच्छे ढंग से चल रही है। आपका आह्वान भी है, आपसे यह हमारा एक इस बड़े प्लेटफॉर्म पे कहना भी है मुझे आपसे कि आइए एक ऐसे स्थान और कार्य की व्यवस्था हम शुरू करें जिसके अंतर्गत हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, वरिष्ठ नागरिक या ऐसे हमारे माता पिता, उन समस्त को बहुत आशीर्वाद मिले, उनको बहुत एक बेहतर कार्य मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, और हमारे साथ जितने लोग जुड़े सभी को बहुत बहुत आभार। और हम जल्द ही दूसरे वेबिनार में किसी और ज्वलंत विषय वरिष्ठ नागरिक से जुड़े हुए लेके हासिल होंगे। तब तक के लिए आप लोग कोरोना में अपने घरों में रहिए, बहुत आवश्यक हो तभी बाहर निकलिए। सबको नमस्कार, धन्यवाद।